हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदे विद नॉलेज। चकदे विद नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कॉन्फेडरेशन यानी कि AIBPARC द्वारा 7 मार्च 2022 को 2 लेटर लिखे गए हैं। पहला जो लेटर लिखा गया है वो लिखा गया है श्रीमती निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, और दूसरा लेटर लिखा गया है चेयरमैन कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस राज्यसभा श्री A नवनीत कृष्णन को, और दोनों ही लेटर 7 मार्च के हैं। तो आज के वीडियो में वही आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि इनके कंटेंट्स क्या हैं। उससे पहले हम आपसे कर लेते हैं एक नम्र निवेदन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चकदे विद नॉलेज पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स से जुड़े हुए हर मुद्दे को उठाता रहता है और हर एक न्यूज़ को लाकर के सबसे पहले आपको देता है, और ट्रस्टवर्दी न्यूज़ ही हम आपको हमेशा देते हैं। ऑथेंटिक न्यूज होती है वही आपके पास लेके आते हैं। इसलिए अपने खुद के चैनल यानी कि चकदे विद नॉलेज को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। वापस आते हैं आज के वीडियो पे। तो दोस्तों, अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे है वो है सर्कुलर नंबर 16-22, और आप इसका डेट देख सकते हैं। डेट है इसकी 7 मार्च 2022 और AIBPARC द्वारा ये जारी किया गया है। इसका सब्जेक्ट है अपडेशन ऑफ पेंशन। As a part of our efforts, we have written today 2 letters to the Honorable Union Finance Minister and to the Chairman Committee on Government Assurance Rajya Sabha on the above subject। यानी कि दोनों को लिए लेटर लिखा, किस पे लिखा गया? पेंशन अपडेट्स पे। अब आते हैं इस पे कंटेंट पे, जो लेटर दोनों ही एनक्लोज्ड हैं। सबसे पहले लेटर की शुरुआत सिंपल, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद कहा गया कुछ चीज़ों के लिए। अब आते हैं हम पॉइंट्स की बातों पर। यूनियन लिखती है कि पेंशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन बैंक 1995 रेट्रोस्पेक्टिवली टू कवर दोज हु हैड रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1986 एज अ सेकेंड बेनिफिट इन लाइफ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। यानी कि पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया 1995 में, और ये लागू है 1 जनवरी 1986 के बाद रिटायरीज के लिए, और इसके लिए उन्हें सेक्रीफाइस देना पड़ा था प्रोविडेंट फंड का। Those who opted for the pension had to surrender their portion of contributory provident fund along with interest। पेंशन रेगुलेशन 7, यानी कि जिन जिन लोगों ने पेंशन को ऑप्ट किया, जो CPF का कंट्रीब्यूशन था बैंक का, उसका सेक्रीफाइस उन्होंने किया। उन्होंने CPF के इंटरेस्ट सहित जो भी इंटरेस्ट था उसको पूरे को सेक्रीफाइस करके सरेंडर कर दिया। Apart from the contribution by the bank at the rate 10% of the pay of the employees every month, the bank is required to cause an investigation by an actuary and additional contribution in the event of any shortfall shall be made by the bank। यानी कि एम्प्लॉयज़ की जो हर मंथ की पे होती है उसके 10% का कंट्रीब्यूशन बैंक को करना है। इसके अलावा एक्चुअली जो है वो उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और कोई भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन यानी कि अतिरिक्त पैसे की अगर ज़रूरत पड़ती है, शॉर्टफॉल होता है, तो वो भी बैंक को ही करना है। ऐसा पेंशन रेगुलेशन 11 में दिया गया है। पेंशन रेगुलेशन 35(1) विच प्रोवाइडेड फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन for those who retired between 1st of January 1986 and 31st October 1987 was given effect to at the time of implementation of scheme by granting updation to those who were eligible at that time। Regulation 35(1) was amended during year 2002-3 to extend the benefit of updation of all eligible pensioners। The amended regulation is quoted below। पेंशन रेगुलेशन 35(1) की बात करें तो जो भी रिटायरीज 1 जनवरी 1986 से लेकर के 31 अक्टूबर 1987 के बीच में रिटायर हुए थे, उनके पेंशन का अपडेशन करना था। इस रेगुलेशन को 2002-2003 के अंतर्गत इसमें अमेंडमेंट किया गया, जिससे कि सभी एलिजिबल पेंशनर्स का अपडेशन हो जाए। लेकिन क्या हुआ? बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेरेवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन इन अपेंडिक्स। यानी कि जो अपेंडिक्स था 2003 का गजेटेड नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंगली ये करना था, लेकिन एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। बट द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 35(1) हैज रिमेन्ड अनइम्प्लीमेंटेड एवर सिंस इट वाज अमेंडेड। यानी कि कर दिया अमेंडमेंट लेकिन नहीं हुआ इम्प्लीमेंटेशन।
4th पॉइंट पर यूनियन लिखती है कि जो पेंशन स्कीम बैंकों में लागू की गई वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 के तहत लागू की गई। और इसमें लिखा गया था कि इसका जो रेगुलेशन 56 है वो कहता है कि अगर कोई भी डाउट हो इन एप्लीकेशन ऑफ दीज रेगुलेशंस, यानी कि अगर रेगुलेशंस के अंतर्गत इनके जो यूज करने में अगर कोई भी डाउट हो, रिगार्ड्स मे बी हैड टू बी करस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1972 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1981, यानी कि जो सेंट्रल सर्विस के रूल हैं वही लागू करने थे। 5th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स आर एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ अपडेशन ऑफ पेंशन सिमुल्टेनियसली विद देयर पीरियोडिक पे रिवीजन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स थे उनको अपडेशन टाइम टू टाइम जब भी रिवीजन था उनको दिया गया। सिमिलरली बेनिफिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स सिंस 1 मार्च 2019 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर्स को भी 1 मार्च 2019 से पेंशन अपडेशन दे दिया गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली रजिस्टर्ड अपडेशन ऑफ पेंशन इन RBI and filed an affidavit in the court that extending the benefit of updation in RBI would lead to similar demand from public sector banks pensioners. Having extended the benefit of updation to RBI pensioners, it is discriminatory to deny the same to PSB pensioners. It is therefore violative of Article 14 of Constitution of India. यानी कि ये वो क्या हुआ, पर्टिकुलरली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक्चुअल में क्या है, इनिशियली गवर्नमेंट ने कहा कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पेंशन दिए जाएगा तो बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पेंशनर्स भी वही डिमांड करेंगे, लेकिन 1 मार्च 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तो दे दिया गया, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बाकी पेंशनर्स सिर्फ देखते ही रह गए, बस डिमांड करते ही रह गए और उनका कोई भी पेंशन अपडेशन हुआ ही नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और जिसकी वजह से ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। अब देख लेते हैं कुछ कैलकुलेशंस। अगर 2018-19 की बात करें तो सभी पेंशनर्स के लिए जो पेंशन का पे आउट था वो था 15,958.54 करोड़ और जो पेंशन फंड है उस पर इंटरेस्ट जो अर्निंग है वो हुई है 18,022.83 करोड़, तो एक्चुअल में ये ज़्यादा है। इसके अलावा जो एनुअल कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड का बैंक ने किया वो किया 11,666.24 करोड़। अगर हम इंटरेस्ट जो अर्निंग हुई पेंशन फंड के ऊपर और जो एनुअल कंट्रीब्यूशन हुआ वो दोनों को जोड़ लें, जैसा कि डी में दिया गया है पॉइंट नंबर में, तो बी और सी की कैलकुलेशन बना के बन जाती है 29,689.07 करोड़। अब कॉस्ट ऑफ पेंशन अपडेशन जो भी पेंशनर्स की होनी है उसको कितनी आती है 3,288.13 करोड़, जो कि पॉइंट ई पर लिखा गया है। पेंशन पे आउट यानी कि जो भी पेंशन होती है प्लस अपडेशन कॉस्ट दोनों को जोड़ लिया जाए, यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो भी पे आउट होना है प्लस एडिशनल होना है वो मिला के होते हैं 19,159.52 करोड़। अभी प्रेजेंट पोजीशन जो पेंशन फंड की है वो भी 3,40,000 करोड़ की है, यानी कि अगर सभी चीज़ों को हम एनालिसिस करें, जो इंटरेस्ट अर्निंग हो रही है, जो बैंक का कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो सफिशिएंट है पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए और फालतू में ही IBA टालम टूल करता जा रहा है। अगर हम दूसरे लेटर की बात करें तो उसको भी यही कंटेंट है जो अभी हमने आपसे डिस्कस किए। इस लेटर में जो दूसरा लेटर है उसमें धन्यवाद दिया गया है मीटिंग के लिए कि उन्होंने टाइम दिया मिलने के लिए। उसके अलावा कहा गया है कि ये जो कंटेंट है लेटर जो अभी आपके साथ डिस्कस किया था वो एनक्लोज कर रहे हैं, जिससे कि वो इस पर सूटेबल डिसीजन एक्शन लेके जल्दी पेंशन को अपडेट करा सकें। दोस्तों एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।